नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को एक जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया, जो कि रिपोर्टेबल जजमेंट है। इसमें क्रिमिनल अपील नंबर 2276 ऑफ 2014, जिसमें अपीलेंट वर्सेस द स्टेट ऑफ हरियाणा का ये केस है। यहाँ पर अपीलेंट के ऊपर 376 इंडियन पीनल कोड, जो कि रेप की जो पनिशमेंट फॉर द रेप है उसके लिए कन्विक्शन हो गई थी। ट्रायल कोर्ट ने भी कन्विक्शन कर दिया था और फिर उसके अगेंस्ट में अपील डाली थी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने भी अपील को खारिज कर दिया था और फाइनली यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक जो है अपील डाली थी। उसका जो फैसला है 30 अक्टूबर 2023 को आया है। तो थोड़ा सा ब्रीफ फैक्ट्स ये समझ लेते हैं कि जो अपीलेंट है वो एक यंगर ब्रदर है हस्बैंड के। तो और हस्बैंड ने अपने फादर इन लॉ को से रिक्वेस्ट की थी कि वो अपनी यंगर सिस्टर को भेज दें, ताकि मीन्स जो वाइफ की जो यंगर सिस्टर है उनको भेज दें घर में, ताकि उनका एक बेबी बॉर्न हुआ है तो उनकी देखभाल कर सकें। और लेकिन कुछ दिन स्टे करने के बाद ये एलिगेशन लगाई उनकी मतलब जो वाइफ की जो सिस्टर है उन्होंने एक एलिगेशन लगाई कि हस्बैंड के यंगर ब्रदर ने उनके ऊपर जो है ऑफेंस किया है। और ये जो बात है सेटल्ड हो गया था मैटर कि फिर बाद में सेटल ये हो गया था कि जो मैरिज हो जाएगी इनकी, मीन्स जो सिस्टर जो है मीन्स वाइफ की जो सिस्टर है और हस्बैंड के जो यंगर ब्रदर है उनके बीच में जो है सेटलमेंट, मतलब एक मैरिज हो जाएगी। लेकिन मैरिज के लिए बाद में मना कर दिया गया। फिर बाद में जो है केस फाइल किया गया और फिर ट्रायल चला। ट्रायल में कन्विक्शन हो गई। फिर फाइनली सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट में अपील डाली गई, अपील भी डिसमिस हो गई। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट में आए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो आइए देखते हैं उसके फैक्ट्स थे और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, उसके ऊपर थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एक एज जो है वो काफी क्रूशियल फैक्टर है, उसे डिटरमाइन किया गया क्योंकि जो इंसिडेंट है वो 2000 का है और एक क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट जो हुआ था 2013 में, जिसमें जो मिनिमम एज है वो उसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। लेकिन जब जो इंसिडेंट था वो 2000 का था, तब उस समय जो एज थी वो 16 साल तक की बात बताई गई थी। लेकिन आइए थोड़ा सा हम इसके फैक्ट्स को थोड़ा समझते हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आप पैरावाइज चलते हैं क्योंकि जजमेंट मतलब 16 पेजेस की, तो हम सारा समझ सकेंगे इसमें। तो यहाँ पर बताया कि अपीलेंट को कन्विक्शन जो है वो हुई थी 376 के अंदर और इंडियन पीनल कोड में, और 7 साल की सजा जो है वो हुई थी। 1000 रुपये का जो है फाइन भी लगा था इनके ऊपर। और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर था 2001 में आया था, उसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने भी अपील कर दिया था। मीन्स जो अपील डाली गई थी उसे खारिज कर दिया गया था 19 फरवरी 2014 में। अब फैक्ट्स ये थे कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी वो 23 अक्टूबर 2000 को कंप्लेनेंट द्वारा डाली गई थी, जो कि फादर इन लॉ थे अपीलेंट्स के एल्डर ब्रदर, मीन्स अपीलेंट के जो एल्डर ब्रदर उनके फादर इन लॉ थे। तो उसमें ये बताया गया कि 2 सितंबर 2000 को उनके जो एल्डर ब्रदर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कंप्लेनेंट को, मीन्स फादर इन लॉ को, कि वो अपनी यंगर डॉटर को भेज दें, जो कि प्रोसिक्यूट्रिक्स बताया गया है, ताकि वो अपनी सिस्टर की देखभाल कर सकें, जो उन्होंने गर्ल चाइल्ड को बर्थ मतलब जो बॉर्न हुई है, बर्थ हुई है, तो उसकी देखभाल कर सकें। और यहाँ पर ये बताया गया जो प्रोसिक्यूट्रिक्स मीन्स जो यंगर सिस्टर है उनकी वाइफ की, तो उनकी जो एज थी 15 साल बताई गई। और फिर फादर के पास उनके फादर ने कहा कि थोड़े टाइम अपनी सिस्टर के मैट्रिमोनियल हाउस में स्पेंड करें। उसके बाद 1 महीना के बाद प्रोसिक्यूट्रिक्स जो हैं वो घर आई और उन्होंने अपनी मदर को कहा कि जब वो उनके घर सिस्टर के घर में रह रही थी, जो अपीलेंट जो हैं, जो कि यंगर ब्रदर हैं, उन्होंने ऑफेंस किए हैं और सेम ऑफेंस 2 से 3 बार किए। और
इसके बाद रिलेशंस जो फैमिली के जो मतलब जो रिलेशंस को देखते हुए मैटर को सेटल कर दिया। दोनों फैमिलीज ने एग्री हो गई कि प्रोसिक्यूट्रिक्स जो हैं अपीलेंट के साथ मैरिज करेंगी, शादी करेंगी। और फिर लेकिन अपीलेंट ने जो ऑफर था उसे टर्न डाउन कर दिया 23 अक्टूबर 2000 को। और फिर उसके बाद FIR थी वो लॉन्च कर दी गई अंडर सेक्शन 376, 342, 506 ऑफ इंडियन पीनल कोड। और इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कंप्लीट होने के बाद चार्जशीट थी 2 नवंबर 2000 को फाइल कर दी गई और सेशन कोर्ट में चार्जेस फ्रेम हुए अंडर सेक्शन 376 और 506 इंडियन पीनल कोड। और प्रोसिक्यूटर्स ने 7 विटनेस एग्जामिन कराए जो कि प्रोसिक्यूटर्स खुद PW5 थी। और उन्होंने कहा कि केस के मुताबिक कि वो माइनर थी जब इंसिडेंट हुआ और अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है स्कूल रजिस्टर था उसमें बताई कि उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है 1987 है। और जब एग्जामिनेशन चीफ हुआ ट्रायल कोर्ट में उन्होंने बताया कि वो अपने सिस्टर के घर में रही थी, तो जो कि उनके जीजा जो ब्रदर इन लॉ हैं उन्होंने उनके साथ मतलब रह रही थी, तो हाउस में मतलब उनके घर में रही थी हेल्प के लिए। और जब एक इंसिडेंट बताया 12 सितंबर 2000 को जब सिस्टर जो हैं और 12 सितंबर 2000 को जब सिस्टर घर पे नहीं थी तो प्रोसिक्यूटर्स जब अकेली थी तो अपीलेंट आए और डोर को बंद कर दिया और नाइफ दिखाया उनको और थ्रेटन दिया कि थ्रेटनिंग टू किल हर मीन्स धमकी दी। और उसके बाद ऑफेंस था वो किया और सेम एक्ट जो है 2 से 3 ओकेजन डिफरेंट ओकेजन्स में किया है। फिर जब वो मैटरनल हाउस से रिटर्न की तो फिर वापस अपनी ये सारी बातें अपनी मदर को बताई। और जो कि फिर उसके बाद जो फादर हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया इस वर्जन को और मदर ने भी जो एडमिट किया कि फिर उसके बाद ये बताया कि जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करने के बाद फादर ने जब वर्जन को सपोर्ट किया उन्होंने बताया कि जब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद फिर उनके सन इन लॉ के घर गए और सारा इंसिडेंट जो है बताया कि जो जैसा कि उनकी डॉटर ने बताया था। और फिर उन्होंने उनको प्रपोजल दिया पेरेंट्स को और अपीलेंट को कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स की शादी कर दी जाए अपीलेंट के साथ। लेकिन पॉजिटिव रिप्लाई नहीं मिलने की वजह से FIR जो है वो लॉन्च कर दी गई 23 अक्टूबर 2000 को। प्रोसिक्यूटर्स को मेडिकल एग्जामिन किया गया। प्रोसिक्यूशन विटनेस 1 जो कि डॉक्टर हैं 28 अक्टूबर 2000 को 11:30 बजे ने जो एज जो PW1 ने वही एज बताई जो कि उनकी मदर ने बताई थी कि वो 16 साल की हैं। और डिटेल्स ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन जो थे वो ये नीचे नरेट किए गए हैं। और फिर इसके बाद ये बताया कि कोर्ट ने बताया कि एट द रेलेवेंट टाइम था वो 2000 में जब ऑफेंस बताया गया था अलेज्ड ऑफेंस हुआ था तब एज ऑफ कंसेंट थी वो 16 साल थी। अमेंडमेंट जो हुआ 2013 में हुआ क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में तो उसको 18 साल कर दिया गया। तो स्कूल रजिस्टर जो प्रोड्यूस किया गया था कोर्ट का डेट ऑफ बर्थ का प्रोसिक्यूशन विटनेस 5 द्वारा 4 जो कि इसमें डेट ऑफ बर्थ थी 1987 की, तो जिससे एज जो थी प्रोसिक्यूटर्स की वो 13.5 साल की बताई गई थी। लेकिन जो मेडिकल एग्जामिनेशन जो डॉक्टर की रिपोर्ट थी तब उसमें बताया गया कि प्रोसिक्यूटर्स वो 16 साल की है। साथ में ये बताया गया कि जो एविडेंस होता है प्रोसिक्यूटर्स का खासकर जो सीरियस ऑफेंस में सीरियस ऑफेंसेस में उनकी सेम वैल्यू होती है जो कि एक इंजर्ड विटनेस की होती है। तो ये भी सही कोर्ट ने कहा कि ये भी सही है कि कन्विक्शन जो है वो एक सोल टेस्टिमनी के बेसिस पे जो है कन्विक्शन हो सकता है। अगर प्रोसिक्यूटर्स अपनी गवाही दे देते हैं तो उसके बेसिस पे भी कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि जो कन्विक्शन जो है वो सोल टेस्टिमनी प्रोसिक्यूटर्स की बेशक उस पर बेस्ड होती है, लेकिन इसमें कोर्ट्स को काफ़ी एक्सट्रीमली केयरफुल होना चाहिए जब सिर्फ सोल टेस्टिमनी जो है वो एज जो कॉशन बताई गई थी। एक जजमेंट आई थी स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह की जजमेंट में यही सोल टेस्टिमनी के बारे में बताया गया था। उसका पूरा नरेशन था यहाँ पर, जो कुछ रेलिवेंट पैराग्राफ है वो यहाँ पर जजमेंट में नरेट किए
और बताया कि जब अगर कोई एविडेंस है प्रोसिक्यूट्रिक्स का, वो कॉन्फिडेंस अगर इंस्पायर कर रहा है तो फिर बिना किसी कॉर्पोरेट किए भी उस पर रिलाई किया जा सकता है। लेकिन अगर इसमें अगर शॉर्ट कॉर्पोरेशन की भी रिक्वायरमेंट है तो ये एविडेंस को भी देखना होता है कि उसमें अगर शॉर्ट कॉर्पोरेशन की रिक्वायरमेंट है कि इन केस ऑफ अकॉम्प्लिस, तो फिर ये बताया कि जो टेस्टिमोनी है प्रोसिक्यूट्रिक्स की उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो एंटायर केस के बैकग्राउंड पे देखते हुए और जो ट्रायल कोर्ट जो है वो मतलब मस्ट बी अलाइव कि इस जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेंसिटिव होनी चाहिए अगर जो डीलिंग विद केसेस हो, जो खासकर काफी सीरियस मॉलेस्टेशंस पे जिसमें काफी मॉलेस्टेशंस हो रही, मतलब जो सीरियस मॉलेस्टेशंस है उसमें काफी ज्यादा कोर्ट को कॉशंस रहने की जरूरत है। और एक जजमेंट आई थी सदाशिव रामाराव हाथबे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर 2006 की, तो उसके भी कुछ पॉइंट्स थे, मतलब जो रेलेवेंट कोऑपरेटिव पार्ट था उसको भी यहाँ पर माननीय कोर्ट ने कोट किया और उसमें बताया कि प्रोसिक्यूट्रिक्स और अक्यूज्ड को तो दोनों का राइट है कि वो एक फेयर ट्रायल है, वो मतलब उनका राइट टू ए फेयर ट्रायल एक राइट होता है कि वो फेयर ट्रायल फेस करें। और जब स्टेटमेंट प्रोसिक्यूट्रिक्स की कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं कर रही हो तब फिर एक डाउट है उसको कोर्ट को देखना होता है, फिर उस कोर्ट जो है उसमें कॉर्पोरेटिव एविडेंस को जरूर देखती है। तो ऐसा ही एक गुरमीत सिंह की जो जजमेंट थी उस पर कोर्ट ने रिलाई किया और एक राजू एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2008 की जजमेंट आई थी, उसका भी जो एक पैराग्राफ नंबर 10 है उसको यहाँ पर कोर्ट किया। और फिर अब यहाँ पर कोर्ट ने इस केस के हिसाब से वो सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि क्या जो प्रोसिक्यूट्रिक्स का जो केस था वो इंस्पायर करता था, वो कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता था, तो यहाँ पर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी, वी अफ्रेड इट डज नॉट। तो मींस कोर्ट ने ये कहा कि ये जो प्रोसिक्यूट्रिक का जो एविडेंस है वो कॉन्फिडेंस जो है वो इंस्पायर नहीं करता है, लेकिन नीचे की जो कोर्ट्स थी उन्होंने कन्विक्शन कर रखा था, सेशन कोर्ट ने भी और हाई कोर्ट ने भी अपील खारिज कर दी थी। अब कोर्ट्स ने दोबारा से अप्रिशिएट किए फैक्ट्स को, तो कोई क्योंकि अब एक कन्विक्शन का मामला मतलब सेंटेंस अवार्ड की जा चुकी थी, इसलिए कोर्ट को ये फैक्ट्स को भी अप्रिशिएट करना पड़ा। अब यहाँ पर फिर से उन्होंने अप्रिशिएट किया फैक्ट्स को। पहला उन्होंने कोर्ट ने कहा कि जो इंसिडेंट थी जो सीरियस ऑफेंस की वो 12/9/2000 की को बताया गया था और फिर इसमें प्रोसिक्यूट्रिक्स ने किसी को ये इस घटना के बारे में नहीं बताया। इमीडिएटली किसी को भी 12/9/2000 को ये घटना हुई, वारदात हुई, तो ये प्रोसिक्यूट्रिक्स ने किसी को ये बारे इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी। और फिर उसके बाद फिर ये 2-3 ओकेजन्स के बाद फिर वो सीरियस ऑफेंस हुए, उसमें भी कोई डेट और टाइम नहीं बताया प्रोसिक्यूट्रिक्स ने। सिर्फ उसने इतना बताया मदर को कि 1.5 महीने के बाद ये घटना अपनी मदर से शेयर की, मतलब मदर को डिस्क्लोज किया। और फिर अभी कोर्ट ने यहाँ पर देखा एविडेंस को देखते हुए कि कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूटर ने जो प्रोसिक्यूट्रिक्स साइड से जो एविडेंसेस दिए गए थे, तो उसमें जो एविडेंसेस थे उसको देखा कि सिर्फ स्कूल रजिस्टर ही कोर्ट ने जो प्रोसिक्यूशन ने सबमिट किया था, जो कि PW2 थे, उन्होंने स्कूल रजिस्टर सबमिट किया था। अब उसमें ये बताया कि जो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने जो क्लासेस थी वो अटेंड की थी 12/9/2000, जो वारदात के टाइम जो बाद घटना बताई तो उस समय उसने कहा कि उन्होंने स्कूल रजिस्टर में ये बताया कि उन्होंने उस समय जो क्लास थी वो अटेंड की थी, वो एक जगह थी और जहां वो अपने पेरेंट्स के साथ रिसाइड करती थी। अब चूंकि वो बताया जो एलिगेशन थी, जो कन्विक्शन जो बताया गया था कि उनके घर में रही थी, कहा कि 12 सितंबर 2000 को तो वो स्कूल में थी। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो अलेज्ड जो ऑफेंस हुआ है, सीरियस ऑफेंस, वो सेम डे में हुआ है और एक दूसरे गांव में जहां वो रह रही थी एट रेलेवेंट टाइम अपनी सिस्टर के साथ सिस्टर के मैट्रिमोनियल हाउस में। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये इम्प्रॉबेबल है, ये पॉसिबल नहीं है। फिर अब दूसरा एस्पेक्ट को देखा कि जो प्रोसिक्यूशन ने खुद बताया कि FIR जो है वो फाइल की जब इनिशियल प्रपोजल ऑफ मैरिज था वो टर्न डाउन हो गया था। तो जैसे ही पहले बताया था कि पहले बात चली कि शादी कर दी जाएगी, मैरिज कर दी जाएगी, लेकिन अपीलेंट ने मना कर दिया। तो कहा कि FIR जो है वो तब फाइल की गई कि जब उन्होंने प्रपोजल था मैरिज का उसको टर्न डाउन कर दिया। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा ये डाउट होता है स्टोरी और प्रोसिक्यूशन की स्टोरी पे, एक तरह का एक शंका आती है इस तरह की। अब प्रोसिक्यूशन ने एक मेडिकल रिपोर्ट थी, जो एक डॉक्टर थी जो PW1, उन्होंने अपना एक जो मेडिकल रिपोर्ट बताई थी, तो उसमें जो मेडिकल जो टर्मिनोलॉजी से जो मेडिकल जो ऑब्जर्वेशन से उससे बताया गया था कि सीरियस ऑफेंस हुआ है। अब मेडिकल रिपोर्ट को कोर्ट ने भी डिटेल में देखा
तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि ये डिफरेंट पिक्चर इमर्जेस निकल के आ रही हैं। अब चूंकि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस पर, जो प्रोसिक्यूटर ने दिया था एविडेंस, उस पर रिलाई कर लिया था डेट ऑफ बर्थ का प्रोसिक्यूटर, तब उन्होंने स्कूल रजिस्टर में बताया था कि 4 अप्रैल 1987 में इसकी डेट ऑफ बर्थ, सॉरी, जो डेट ऑफ बर्थ है 4 अप्रैल 1987 है। और जब अलेज्ड ऑफेंस हुआ था, सीरियस ऑफेंस, तो वो 13.5 साल की थी। तो ये ट्रायल कोर्ट ने यही फाइंडिंग दी। लेकिन सेक ऑफ आर्गुमेंट में यह प्रोसिक्यूटर्स ने ये कहा कि ये कंसेंटिंग पार्टी थी, जो उनके बीच में एक जो रिलेशन बना था वो एक कंसेंटिंग पार्टी थी। लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि 13.5 साल की थी, अब साथ में ये बता रहे हैं कि उन्होंने एक जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप जो बनाया था तो उसमें एक कंसेंटिंग पार्टी थी। लेकिन अब यहाँ पर जो कहा कि जो एज है वो इममटीरियल है, तो मतलब सॉरी, जो कंसेंट है वो इममटीरियल है, क्योंकि एज जो थी वो 16 साल से कम थी। मींस पहले जो था 2000 के समय, 2013 से पहले जो मिनिमम एज थी तो वो 16 साल तक की बताई थी, बाद में 2013 से 2018 तक की कर दी गई थी। तो इसलिए इवेंट जो हुआ था वो 2000 था। तो जो ट्रायल कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी थी, चाहे वो उनका कंसेंशुअल रिलेशन भी हो, लेकिन चूंकि एज 16 साल से कम थी, तो जो 13.5 साल की थी, तो ऐसे में चाहे उन्होंने अपनी सहमति भी दी हो, लेकिन ऐसे में उनकी सहमति इममटीरियल मानी जाएगी, इसलिए जो ऑफेंस है वो प्रूफ होता है। लेकिन हाई कोर्ट ने अपील में जो प्रेजम्पशन थी प्रोसिक्यूट्रिक्स को, उसको डिस्कार्ड कर दिया था। और उन्होंने कोर्ट ने कहा था कि अगर कंसेंटिंग पार्टी है, लेकिन उसने कंप्लीटली रिलाई किया था जो टेस्टिमोनी ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स की, तो इसलिए अपील को खारिज कर दिया था। मींस दोनों के अपने अपने ओपिनियंस थे। ट्रायल कोर्ट ने ये अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, बेशक उन्होंने कंसेंशुअल रिलेशनशिप बनाया है, लेकिन चूंकि एज लड़की की 13.5 साल है, तो इसलिए वो कंसेंट दे या ना दे ये इममटीरियल है, क्योंकि एज जो है वो 16 साल से कम थी, क्योंकि इवेंट 2000 में हुआ था। लेकिन जब हाई कोर्ट में जब अपील डाली गई थी, तब उसने कोर्ट ने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया था ट्रायल कोर्ट की, क्योंकि उन्होंने सिर्फ टेस्टिमोनी जो थी प्रोसिक्यूट्रिक्स की उस पर रिलाई किया था। टेस्टिमोनी में क्या बताया था कि धमकी दी, चाकू दिखाया था, उसके बेसिस पे जो है वो मतलब जो ऑफेंस किया गया था। तो यहाँ पर दो अलग अलग थ्योरी आई थी। तो यहाँ पर कहा कि एज जो है ट्रायल कोर्ट ने प्रॉपरली एग्जामिन नहीं की और ना ही हाई कोर्ट ने की। कोर्ट को पहले एविडेंस को देखना चाहिए था, जो अक्यूज्ड डिस्पैशनेटली, कि जो अक्यूज्ड जो है, पहले कोर्ट को यह समझना चाहिए कि जो अक्यूज्ड जो है वो इनोसेंट होता है जब तक उसे गिल्टी प्रूफ ना कर दिया जाए। तो यहाँ पर एडवर्सियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल, कोर्ट ने कहा कि एडवर्सियल सिस्टम ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के मुताबिक तो गाइडिंग प्रिंसिपल जो हमेशा ये ब्लैकस्टोन रेशो था कि चाहे 10 गुनहगार छूट जाएं लेकिन किसी एक बेकसूर को सजा ना हो। तो ये एक प्रिंसिपल पे रिलाई करता है क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का। अब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो कंसिडर करना चाहिए था वो किया नहीं था। पहला तो था एज का प्रोसिक्यूटर्स का, तो कोर्ट ने कहा कि एज जो है वो क्रूशियल बेयरिंग्स है इस केस में। जो एविडेंस रिलाई किया था कि प्रोसिक्यूटर ने कि वो माइनर थी, 16 साल से कम थी, और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल का जो रजिस्टर था उस पर रिलाई किया था, जो कि PW2 लेकर आए थे। डेट ऑफ बर्थ स्कूल रजिस्टर में 4 अप्रैल 1987 थी, जो कि जिससे प्रोसिक्यूट्रिक्स की जो एज है 16 साल से कम बनती। और फिर इसमें बताया कि जो एविडेंस था प्रोसिक्यूशन विटनेस का 2 का, तो उसमें बताया गया तो डेट ऑफ बर्थ थी जो कि रिकॉर्ड की गई थी स्टेटमेंट ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द प्रोसिक्यूटर्स, लेकिन सम अदर पर्सन्स भी सम अदर पर्सन, मोर इम्पोर्टेंटली जो कि एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का, जब डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड की गई है 4 अप्रैल 1987, तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो बनाया गया था इस बेसिस पे कि जो डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड हुई थी वो कभी प्रोड्यूस नहीं किया गया कोर्ट पे। लेकिन उसके बाद भी ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने रिलाई कर दिया, जो वेरिसिटी थी स्कूल रजिस्टर की वेरिसिटी पर रिलाई कर दिया। तो स्कूल रजिस्टर था जिसमें प्रेजेंस थी प्रोसिक्यूट्रिक्स की, जो स्कूल रजिस्टर साथ में ये भी बता रहा था कि जो प्रेजेंस थी प्रोसिक्यूट्रिक्स 12 सितंबर 2000 को जब वो स्कूल में प्रेजेंट थी। तो इसी डेट पे जब प्रोसिक्यूट्रिक्स ने बताया था कि उनके साथ अलेज्ड ऑफेंस हुआ था फर्स्ट टाइम में, जबकि वो अपीलेंट के घर में रह रही थी, जो एक गांव का जो पता था वहां बता रखा था, तो वो एक दूसरा प्लेस था।
तो यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने इस एविडेंस को डिस्कार्ड कर दिया स्कूल का रजिस्टर को, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक नहीं था। और लेकिन जब डिफेंस ने रेज की कि ये कॉन्ट्रडिक्शंस हैं प्रोसिक्यूट्रिक्स का, जो एक स्कूल में भी थी और साथ में वो इस काम का भी बता रहे हैं पता, तो ये फेयर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस कोर्ट ने कहा नहीं है। और जब एटलीस्ट जब स्केल रजिस्टर सिर्फ एक ही एविडेंस था जो कि डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रोसिक्यूट्रिक्स की एज बताने के लिए, प्रोसिक्यूटर के लिए सिर्फ एक ही एविडेंस था। तो एक और जजमेंट थी कोर्ट की, विराट माल सिंघवी वर्सेस आनंद पुरोहित 1988 सप्लीमेंट्री SCC 604 की एक जजमेंट थी। उसमें भी एक जजमेंट पर रिलाई किया। तो यहाँ पर कुछ जजमेंट का कुछ पॉइंट्स थे वो कोर्ट किए, और यहाँ पर बताया कि जो प्रूफ सबमिट किया गया था प्रोसिक्यूशन ने जो कि एज ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स थी, वो एक सफिशिएंट नहीं होता है जब तक कि एक जबकि वो प्रोसिक्यूटर से 16 साल से उम्र की कम की हो। जब एक कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंसेस जो हैं ट्रायल कोर्ट की, अगर कुछ एविडेंसेस ट्रायल कोर्ट के समक्ष में प्रेजेंट हो कि जो एज ऑफ प्रोसिक्यूटर्स, तो कोर्ट ने कहा कि उस जजमेंट में साफ है बता रखा था कि जो एक स्कूल रजिस्टर है वो एक एविडेंटरी वैल्यू नहीं है जब उसकी किसी भी ट्रायल कोर्ट के पास कोई कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंसेस आप उसके सामने हो। तो ये सेफ नहीं होगा कि अक्यूज्ड को इस बेसिस पे कन्विक्शन कर देना, जबकि एक एज जो है एक क्रूशियल फैक्टर होता है डिटर्मिनेशन के लिए, जब वो कन्विक्शन के लिए एक एज जो है वो काफी क्रूशियल फैक्टर है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम इस फैक्ट को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक एज जो एक क्रूशियल फैक्टर है इस प्रेजेंट केस में, और प्रोसिक्यूशन को एक बोन ओसिफिकेशन एक टेस्ट होता है वो कराना जरूरी था, जिससे एज ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स की पता सही पता चल सके, लेकिन इस केस में नहीं किया गया। और दूसरी साइड पे कोर्ट ने कहा कि जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया गया था प्रोसिक्यूट्रिक्स का एक प्रोसिक्यूशन विटनेस एक डॉक्टर द्वारा 28 अक्टूबर 2000 को, तब यहाँ पर रेफर किया गया था प्रीसीडिंग पैराग्राफ में जो प्रेजेंट जजमेंट में जो बताया गया है। तो इसमें बताया कि ये एक जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स थे वो उसके काफी ज्यादा प्रोसिक्यूटर्स के वेल डेवलप्ड थे। तो उसमें रिपोर्ट में साफ साफ मेंशन किया था कि मतलब एक डेवलप्ड है, और फिर उसके बारे में बताया कि जो एज थी वो 16 साल थी, जो कि एक मदर ने भी बता रखी थी प्रोसिक्यूट्रिक्स ने। तो ये रिकॉर्ड्स भी बताई, जो रिपोर्ट थी वो भी ये बता रही थी कोई एक्सटर्नल मार्क्स नहीं थे इंजरी के कोई भी बॉडी में। तो ये एक कंक्लूड्स रिपोर्ट्स जो है वो एज के बारे में बताती है, और डॉक्टर ने ओपिनियन देने से मना कर दिया किसी एज के बारे में कि जो कि लेकिन जो रिपोर्ट थी वो साफ साफ ये बताती थी कि 16 साल की हैं वो। और इसके फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे तो ये बहुत जरूरी था कि बोन और ऑसिफिकेशन टेस्ट है वो करना चाहिए था, जो कि एक रिलायबल कंक्लूजन होता जिससे पता चलता है एज क्या है प्रोसिक्यूट्रिक्स की, लेकिन इस केस में नहीं किया गया। और जब एविडेंस में ये भी आ गया था सामने कि जो मदर थी प्रोसिक्यूट्रिक्स की, उन्होंने भी खुद क्या बताया कि वो उनकी उम्र 16 साल की है। तो यहाँ पर अदर रेलेवेंट फैक्टर्स को भी कंसीडर में कोर्ट ने कंसीडर किया और कहा कि जो रिलेटिव एज थी और प्रोसिक्यूट्रिक्स की और अक्यूज्ड की भी देखी जाए, अक्यूज्ड की भी जो थी वो 20 साल से कम की एज थी, और जो कि 20 साल थी जब 20 साल से कम की थी, और एट द टाइम ऑफ दी जब स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी 313 के अंदर स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी, और जो कि इंसिडेंट विच इज अ मंथ्स लेटर देन जो इवेंट हुआ था उसके बाद जो है अपनी स्टेटमेंट जो 313 की रिकॉर्ड करवाई थी उन्होंने। तो ये यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इफेक्ट्स था वो ये बनता था कि जो प्रपोजल भी दिया गया था मैरिज ऑफ प्रोसिक्यूटर्स का अपीलेंट का, वो भी फैमिली ऑफ द अपीलेंट ने एक्सेप्ट कर लिया था, तभी उसके बाद ही अपीलेंट ने, लेकिन उसके बाद जो अपीलेंट ने मना कर दिया शादी करने के लिए, तभी उसके बाद ही FIR जो है वो लॉन्च की गई। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि बताते हैं कि ये एक ऑफेंस नहीं, जो सीरियस ऑफेंस नहीं था, बल्कि एक कॉन्सेंशुअल एक्ट था। तो ये ओनली फैक्टर जो कि सामने आया है कि एक कॉन्सेंशुअल एस्पेक्ट था वो अब इमटेरियल था, क्योंकि इसे अलेज्ड ऑफेंस जो सीरियस ऑफेंस बता दिया गया था, जो कि एज ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स के बेस पे बता दिया गया था, क्योंकि जो ऑफेंस जो हुआ था उसमें बताया था कि एज जो है वो 16 साल से कम है, तो इसको कॉन्सेंशुअल जो एक्ट को छोड़ के एक सीरियस ऑफेंस पे बता दिया था। जो मेडिकल एविडेंस था वो भी यही बताते थे कि 16 साल से ज्यादा की है, और सिर्फ एक ही एविडेंस था वो प्रोसिक्यूटर द्वारा ये बताया गया कि डेट ऑफ बर्थ थी 1987 की, जो स्कूल रजिस्टर था, जो कि वो भी कंक्लूसिवली प्रूव नहीं किया गया। तो इसलिए जो वेट ऑफ एविडेंस जो ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखे गए, तो यहाँ पर कोर्ट ने बताया कि जो एज ऑफ प्रोसिक्यूट्रिक्स थी
वो उससे कोई डेफिनेट कंक्लूजन नहीं बनता है और प्रोसिक्यूशन ने सक्सेसफुली केस को प्रूव नहीं किया है और प्रोसिक्यूटर की जो एज है वो 16 साल से कम की थी। तो इसलिए जो बेनिफिट था वो अपीलेंट को जरूर मिलना चाहिए, मतलब अपीलेंट को मिलना चाहिए। और एक जो यहाँ पर भी कोर्ट ने कन्विंस नहीं हुए कि ये अलेज्ड और जो सीरियस ऑफेंस हुआ है, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट्स थे जो डिफाइंड है सेक्शन 375 और इंडियन पिनल कोड के, वो नहीं बनते हैं। और अगर कोई कंसेंशुअल इवेंट हुआ है तो चाहे वो इवेंट उनके विल के ऊपर हुआ हो या विदाउट हर कंसेंट पे हुआ हो, तो इसलिए कोर्ट ने ये अपील को अलाउ कर दिया। और जो निचली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था 19/2/2014 को जो क्रिमिनल अपील डाली गई थी उसको सेट असाइड कर दिया और ऑर्डर था ट्रायल कोर्ट का उसको भी सेट असाइड कर दिया। तो इसलिए अपीलेंट को क्विट कर दिया, जो सेक्शन 376 इंडियन पिनल कोड में जो चार्जेस थे उससे क्विट कर दिया। अब कोर्ट ने कहा कि अगर वो बेल पे उनको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है और जो बेल बाउंड्स थे उसको डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये जजमेंट थी 30 अक्टूबर 2023 की। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।